नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार महिला। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था राष्ट्रपति की योग्यताएं और राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में जो पद्धति काम में ली जाती है उसके बारे में। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी पद्धति काम में ली जाती है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो आज बात करेंगे एकल संक्रमणीय मत पद्धति। यह पद्धति क्या होती है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इस पद्धति का प्रयोग उपयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा सदस्य व विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में किया जाता है। पहली बात, इस पद्धति का उपयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य और राज्य विधान परिषद के जितने भी सदस्य होते हैं उनके निर्वाचन में उपयोग में लिया जाता है। इस पद्धति द्वारा चुनाव गुप्त रूप से मतपत्र द्वारा होता है। चुनाव किस प्रकार होता है? गुप्त रूप से मतपत्र द्वारा होता है। इस पद्धति में निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। इस पद्धति के द्वारा जो चुनाव में भाग लेते हैं उम्मीदवार और जो विजय होता है ना, उसको न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। न्यूनतम कोटा प्राप्त करने का सूत्र क्या है? न्यूनतम कोटा, इसका सूत्र है दिए गए वैध मतों की संख्या बट्टे निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या +1 और +1। न्यूनतम कोटा प्राप्त करने का सूत्र क्या है? दिए गए वैध मतों की संख्या बट्टे निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या +1। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इस पद्धति में जो मत दिए जाते हैं वो सभी सदस्यों के द्वारा और सभी उम्मीदवारों को दिए जाते हैं वरीयता के आधार पर। इस पद्धति में सभी उम्मीदवार और सभी मतदाता सभी उम्मीदवारों को क्या करेंगे? मत देंगे, लेकिन किसके आधार पे? वरीयता के आधार पर। इसके बाद में हम बात करते हैं महाभियोग प्रक्रिया।
महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61। महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के खिलाफ लगाई जाती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ओके, इसके बाद में यह प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में अपनाई जा सकती है। ये जरूरी नहीं कि लोकसभा में ही महाभियोग प्रक्रिया लगाया जाए। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में महाभियोग प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इस प्रक्रिया के तहत जिस सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है उस सदन के कुल सदस्यों में से 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। देखिएगा, महाभियोग प्रक्रिया, इस प्रक्रिया के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। राष्ट्रपति का वैसे सामान्यतः कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन उसे समय से पूर्व हटाने के लिए हमें महाभियोग प्रक्रिया का प्रयोग करना होगा। यह प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा में अपनाई जा सकती है। इस प्रक्रिया के तहत जिस सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है उस सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर उस प्रस्ताव पे होने आवश्यक है। आगे देखिएगा, हस्ताक्षर करने के बाद राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है तथा 14 दिन बाद उसी सदन में प्रस्ताव रखा जाता है तथा उस सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पास होने पर इस प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेजा जाता है। यह जो प्रस्ताव है, जिस प्रस्ताव को
सदस्यों ने हस्ताक्षर करके भेजा ना, उसी सदन में 14 दिन बाद इस प्रस्ताव को रखा जाता है और उस सदन के कुल सदस्यों की 2/3 सदस्य, कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों के बहुमत से यह प्रस्ताव अगर पास हो जाए तो इस प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन इन आरोपों की जांच या तो स्वयं करता है या किसी विशेष कमेटी द्वारा इन आरोपों की जांच या तो स्वयं करता है या किसी विशेष कमेटी द्वारा करवाता है। अगर आरोप सिद्ध हो जाएं और उस सदन के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्य प्रस्ताव को पास कर दें तो उसी दिन से राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। यह थी महाभियोग प्रक्रिया जिसके द्वारा राष्ट्रपति को क्या किया जाता है, हटाया जाता है। दूसरा सदन इन आरोपों की जांच करता है। जांच कैसे करेगा? या तो वो सदन स्वयं करेगा या किसी विशेष कमेटी द्वारा जांच करवाता है। अगर आरोप सिद्ध हो जाने पर उस सदन के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्य प्रस्ताव को पास कर देते हैं तो उसी दिन से राष्ट्रपति को पद से हटा हुआ माना जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियों को हम अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांट सकते हैं, एक सामान्यकालीन शक्तियां और एक संकटकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां, एक नंबर सामान्यकालीन। तो इनमें हम बात करेंगे सामान्यकालीन शक्तियों में, एक नंबर कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियां। कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियां, इसके अंतर्गत हमने पहले भी पढ़ा होगा अनुच्छेद 53 के अनुसार, अनुच्छेद 53 के अनुसार कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। वह इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा
संपन्न करवा सकता है। अनुच्छेद 53 कहता है कि कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं कर सकता है या किसी अपने अधीनस्थ जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा संपन्न करवा सकता है। इन कार्यपालिका की शक्तियों के अंतर्गत हम पहली शक्ति पढ़ेंगे, उसमें है उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति। उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति कि राष्ट्रपति किन किन पदों पे व्यक्तियों की या अधिकारियों की नियुक्ति करता है। इसमें पहला है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। इसके बाद में महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। उसके बाद में यूपीएससी होता है जो संघ लोक सेवा आयोग, सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, उपराज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके बाद में हम 2 नंबर पे पढ़ेंगे शासन संचालन संबंधी शक्तियां।